इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को जन्म दिया, लेकिन भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स, आधार संरचनाएं क्या हैं, इसके बारे में अंतिम निर्णय और अंतिम शक्ति अपने ही पास रखी, जिससे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून अथवा संविधान संशोधन को वो ये परख सके कि क्या ये संविधान के मूल तत्वों को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं, जिसको हम पोस्ट केशवानंद पोजीशन इस संदर्भ में कहते हैं, जो कि संसद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बीच में जो एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण केस 1975 में आया। हम सब लोग जानते हैं कि वो फेमस केस था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को चैलेंज किया और ये कहा कि उन्होंने वो इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे जीता था। हाई कोर्ट ने उनकी अपील को अलाउ किया और ये कहा कि उनके विरुद्ध जो चार्जेस हैं वो सत्य पाए गए हैं और उनको 15 दिन का मौका दिया कि वो उस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मिसेस गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जो उस समय की वैकेशन जज थी, उन्होंने इस केस में स्टे दिया टिल द फाइनल डिसीजन और ये कहा कि श्रीमती गांधी जब तक इस केस की फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकती हैं, लेकिन कंडीशनली। उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, उनको बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया, वो उनको अधिकार नहीं होगा, बट शी कैन कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये मुकदमा अभी चल ही रहा था। प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी काम कर ही रही थी। इसी समय उन्होंने एक संविधान संशोधन लोकसभा से पास और राज्यसभा से पास कराया, जो कि 39th संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना गया। ये उसी दौरान हुआ जिस दौरान उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी और इसमें उन्होंने ये संशोधन संविधान में किए कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस, लोकसभा, इनके विरुद्ध कोई भी इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन था और इस पूरे संविधान संशोधन को लाने के पीछे जो मंशा थी वो हाई कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय को नलीफाई करने की थी और बहुत जल्दी में इस संविधान संशोधन को लाया गया और इस प्रकार से ये प्रयास किया गया संविधान संशोधन के माध्यम से कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के इलेक्शंस को न्यायिक क्षेत्राधिकार से हटा दिया जाए कि न्यायपालिका का अधिकार इस पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 39th अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और देखिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी 1973 थी उसको दोहराया, क्योंकि इन चुनावों को देखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, इसके जुरिसडिक्शन में आता है और उसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसलिए 39th अमेंडमेंट को इनवैलिडेट किया। हालांकि मिसेस गांधी की अपील को अलाउ किया गया और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसमें उनके ऊपर करप्ट चार्जेस को सही माना गया था उसको निरस्त किया एंड शी कुड कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट 39th अमेंडमेंट वाज इनवैलिडेटेड। हम लोग जानते हैं कि 1975 में मिसेस गांधी ने इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी और इस दौरान
एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया, जो कि संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वॉज done in 1976 and which came into the effect in 1977, वो लाया गया। ये इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम था कि कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक का नाम दिया। संविधान के लगभग सभी प्रावधानों को कहीं ना कहीं छेड़ने या उनमें बदलाव करने का प्रयास इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। 1976 में मिसेस गांधी ने एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का निर्माण किया था और सरदार स्वर्ण सिंह जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो कुछ सजेशंस दें अपनी कमेटी के माध्यम से कि संविधान में किस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं, और उन्हीं संशोधनों या उन्हीं सुझावों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें थीं, लेकिन हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रमुख चीज़ें थीं, उसमें पहली चीज़ ये थी कि अब सारे ही नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा गया। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जुडिशरी के माध्यम से एनफोर्स नहीं कराए जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स को जुडिशियल प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि यदि किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए यदि फंडामेंटल राइट्स, विशेष रूप से आर्टिकल 14, 19 और कुछ हद तक कुछ पार्ट्स आर्टिकल 21 के भी अगर वॉयलेट होते हैं तो वो ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विल प्रीवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स। और इसके लिए आर्टिकल 31C को अमेंड किया गया। आर्टिकल 31C में ये कहा गया कि अब इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 31C में वो चीज़ें दी हुई हैं जो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, तो उसमें इस प्रकार से उसका संशोधन किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें इस संविधान संशोधन में की गई, और फंडामेंटल राइट्स को भी जुडिशियल रिव्यू के परिव्यू से बाहर किया गया कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। यदि कोई भी संशोधन फंडामेंटल राइट्स में किया जाएगा तो वो किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ पार्लियामेंट की पावर जो कि अंडर आर्टिकल 368 वर्णित है वो लिमिटलेस कर दी गई, यानी कि अगर संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकती है। और इस तरह से देखिए, जो 1973 का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी उसको डायरेक्ट आघात लगाने की कोशिश इस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। यानी कि अब किसी भी भाग में, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, इसको दरकिनार करते हुए संसद ने यह अधिकार स्वतः प्राप्त कर लिया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में जो चाहे परिवर्तन कर सकती है। ये स्थिति 1976 की मैंने आपको बताई। 1980 में एक और बहुत महत्वपूर्ण केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, जिसको हम लोग मिनर्वा मिल्स केस के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये टेक्सटाइल मिल का केस था, जिसमें इसको सिक घोषित कर सरकार ने उस मिल को एनटीसी को दे दिया था। और जब ये मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने वो जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था उन चीज़ों को अवैध करार दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। और आर्टिकल 368 जो कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, उसको अपनी पूर्व स्थिति में पहुंचा दिया। यानी कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन सीमित, और उन संशोधनों की वैधता को जांच करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास सुरक्षित रख लिया।